हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया लेक्चर मैथ सिलेक्शन सीरीज का, जो कि रहने वाला है लेक्चर नंबर 18। हमने 1 से लगाकर 17 तक के लेक्चर ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं, जिसके अंदर में हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे। हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर में जितनी भी 36 शिफ्ट आई है ना प्री के अंदर में, एक एक करके हम लोग मैथ सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, सारे 25 सवालों को कॉन्सेप्ट के साथ इन डेप्थ आपके जितनी भी ट्रिक्स हो सकती है उन सबको देखते हुए आपको एक एक चीज समझाते हुए हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज जो शिफ्ट है ना, वो जो मैं सॉल्व करने वाला हूं वो 2024 की 36 शिफ्ट में से सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी ना वो यही थी। ठीक है, तो आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर में ट्रिक की क्वेश्चन भी होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इन डेप्थ स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथ सिलेक्शन सीरीज का जो हमारा है वो है लेक्चर नंबर 18 और हम लोग कर रहे हैं आज 17 सितंबर 2000 शिफ्ट 3। ठीक है, इससे पहले वाली जितनी भी शिफ्ट थी हमने कर लिया है, 1 से 17 तक के लेक्चर आ चुके हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो इस लेक्चर को करने के बाद में ये वाले लेक्चर्स भी आप पूरे देख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा और आपको अगर 2025 को टारगेट कर रहे हो ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मान लो रामबाण हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि हम लोग जितने भी लेक्चर्स में करवाता हूँ, चाहे वन शॉट करवाता हूँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वन शॉट हो चाहे पीवाईक्यू सीरीज हो, इन सब में हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं। प्री के अंदर में हम लोग को 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है और मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 लेके आना है, और उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आपको स्मार्ट भी चलना है। ठीक है, मेरे ऑलरेडी सीजीएल के अंदर में, मेंस के अंदर में प्री आपके 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, मैथ्स के अंदर में तो जितना मैं बताऊँ आप इतना कर लीजिए, आपके लिए बहुत है। आपको कोई भी चीज़ में छोड़ने नहीं वाला हूँ। ठीक है, आपको हमारी वन शॉट सीरीज भी चल रही है। अगर जो भी स्टूडेंट नए हैं और उनको पता नहीं है ना, तो वन शॉट देख लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि अब कोर्स करने का टाइम चला गया है, डेट आ चुकी है एग्जाम की, तो आपका कोर्स करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इतने लंबे लंबे लेक्चर आप करके फिर 2026 टारगेट करते रहोगे। आप 2025 अगर कर रहे हो तो हमारा वन शॉट कर लो, इसमें मैं इन डेप्थ सारे टाइप्स के सॉल्व करवा रहा हूँ, 100 से ज़्यादा सवाल भी सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब जो 25 क्वेश्चन है उसमें से 1 से 20 नंबर के जो सवाल है वो इस शिफ्ट के जो सबसे इजी साइड के सवाल है वो रख रहा हूँ, और जो सबसे टॉप में जो 5 सवाल है वो है 21 से 25, जो मैं उसी सीक्वेंस में जमाया हूँ, ताकि आपको अगर हार्ड करने हो तो 21 से 25 में चले जाओ, और अगर आपको पूरा देखना है तो 1 से 20 आप वो भी पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में ट्रिक्स भी बताता हूँ, तो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना। देखिए, यदि P एक ऐसा अंक है, P देखिए एक 1 डिजिट नंबर है, जिससे कि ये वाले है 11 से डिविजिबल है, तो P किसके बराबर होगा। देखिए ये क्या है ना कि ये है ना 11 से डिविजिबल है, 6954P। अगर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होता है ना, तो आपको क्या करना है कि आपके जो अल्टरनेट है उनका सम लेना है, अल्टरनेट वाले का, और डिफरेंस कर देना है। या तो वो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, ऐसे 11 का पहाड़ा पूरा का पूरा आप बोल दो, तो आपका क्या होगा 6 और 5 11 प्लस P। 11 प्लस P क्या होना चाहिए, 9 और 4 13 के बराबर होना चाहिए, तभी 0 आएगा ना, तो आपका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो ये अगर करोगे तो आप आएगा P बराबर 2, तो ये हो गया। अब ये तो गया एक मेथड। दूसरा, आपको थोड़ा तेजी से भी करना हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। जो आपके नंबर है ना ये 7 वाले, 6 और 9, इनमें 6 से 9 घटाओ तो आपका आएगा -3 का डिफरेंस। 5 से 4, 5 इधर से इधर घटाना है, 5 में से 4 गया तो 1 का डिफरेंस। अब देखो -3 और 1 को अगर जोड़ोगे तो -2 आएगा। तो आप सोचो कि P की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखें कि आपका 0 हो जाए, तो +2 रखना है ना, तभी तो 0 होगा। ठीक है, तो P आपका 2 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ये क्या बोल रहा है, 25 रुपए प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध। तो आपका क्या है कि RS कितना है, 25 है, और एक RS कितना है आपका है 40। तो 25 और 40 रुपए के दो अलग अलग दूध है। एक है 42 लीटर, क्वांटिटी कितनी है 42 लीटर, और एक है आपका 28 लीटर। तो ऐसे कभी भी सवाल आते हैं ना, ये क्या बोल रहा है, इनका मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, एवरेज मूल्य। तो जब भी हमारे दो अलग अलग क्वांटिटीज होती है और दो अलग अलग अमाउंट होते हैं ना, इसके अंदर में हम लोग लेते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज, बारीक औसत। ठीक है, वेटेड एवरेज। इसके अंदर में क्या होता है कि नॉर्मल मेथड तो अगर क्या कहते हैं कि इसको ऐसे करना पड़ता है, 25 × 42 + 40 × 28 बटा नंबर ऑफ क्वांटिटीज का सम। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 42 और 28, कितनी हो गई 40 50 60 और 70, ऐसे करना होता है। लेकिन ऐसे नहीं करना है हम लोग को, ऐसा करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। हम लोग को क्या होता है कि जब भी हमें क्वांटिटीज दी हुई रहती है ना, हम लोग क्वांटिटी का डायरेक्ट जो नंबर दिया है वो लेने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग इसका रेशियो भी ले सकते हैं। तो 14 से काट दो, रेशियो लोगे ना तो भी आंसर वही आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आप सोचो ना कि इस इक्वेशन में अगर मैं काटूंगा तो ये सब काट ही सकता है ना हम लोग, तो अल्टीमेटली यही काट दो तो आपका काम बन जाएगा। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 25 से 75 75। इसको भी अब इसको काटने के लिए 25 से 75, उसके बाद 40 और 2 आपका हो जाएगा 80, 40 × 2 80 हो जाएगा, और 3 और 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 7 15 155 155 बटा 5 करोगे तो
31, तो आपका आ गया 31। ठीक है, चलो आगे। इफ कोसेक एक्स इक्वल टू 5/4 देन इसका वैल्यू निकालो। तो अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कोसेक एक्स अगर 5/4 दिया है तो आपको पता है कि साइन एक्स क्या होगा, ये आप मान लो इसको थीटा एक्स मान लो, तो आपका क्या होगा कि साइन एक्स हो जाएगा 4/5, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये बेस क्या हो जाएगा 3, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, तो 3 4 5 का जो ट्रिपलेट है अगर आपको याद है तो ये तो बहुत ईजी है, बहुत सबसे ज्यादा ईजी है ये। ठीक है, तो 3 4 5 हो गया। अब आप सीधा सीधा वैल्यू रखना स्टार्ट करो। 5 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा आपका 4/5, 4/5 का स्क्वायर करोगे तो 16/25 प्लस 8 इंटू कॉट, कॉट क्या होगा 3/4, 3/4 मतलब 9/16 स्क्वायर कर देना, इतना आता होगा, इतना तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोर्स तो आपने किया ही होगा ना। 10 4/3 मतलब 16/9 माइनस 125 इंटू कॉस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, तो आपका हो जाएगा 9/25। अब इसको काटना स्टार्ट करो। 8 8 दूनी 16, 5 5 25, और ये हो जाएगा 9 30 27, ये हो जाएगा 25 5 125, 16 48 में से 45 गया तो आपका हो जाएगा बटा में 3, और ये हो जाएगा 16/5 और 9/2, तो 16/5 और 9/2 क्या हो जाएगा, इसको काट दो 16 32 और नंबर 45, तो 32, और ये हो जाएगा 45, और बटा में आ जाएगा 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 6 7 4 3 7, 77/30 और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता होगा, कौन सी बड़ी होती है कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए। आगे, एक बैंक में जमा धनराशि 6% ब्याज दिया जाता है, बैंक फिर उस धनराशि को शेयर बाजार में निवेश करता है और प्रत्येक 3 लाख के ऊपर में 30,000 रुपए अर्जित करता है। यदि बैंक में जमा कुल राशि इतनी है तो बैंक कितनी धनराशि अर्जित करता है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज समझना कि ये क्या लिखा पहले देखो, इन ए बैंक 6% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। देखो एक हो आप हो ये, ठीक है, आप हो, तो आप क्या करते हो ना कि बैंक में आप है ना पैसा डालते हो, बैंक के अंदर में पैसा डालते हो, तो बैंक क्या करती है आपको कुछ ब्याज देती है। तो बैंक के अंदर में मान लो आपने 1000 रुपए डाले, ठीक है, और बैंक आपको क्या कि 100 रुपए का ब्याज देगी इसके ऊपर में। ठीक है, तो बैंक को तो 100 रुपए का घाटा हो गया अभी तक तो, लेकिन बैंक इस 1000 पैसे को अपने पास थोड़ी रखती है, वो क्या करती है आगे इन्वेस्ट कर देती है, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, शेयर बाजार में। लेकिन वो क्या की इस 1000 के ऊपर में 500 रुपए कमाई, वो 500 कमाई और 100 आपको दे दी, तो उसको तो 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, अंडरस्टूड ना। उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो, बैंक को तो 400 रुपए का प्रॉफिट हो, क्योंकि 500 तो वो यहां से कमाई थी और 100 आपको दे दी, तो आपको क्या हुआ उसको 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेम सवाल यहां पे। अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पे ये बोल रहा है कि 3 लाख रुपए इस बैंक ने है ना, बैंक को इसने जमा किए 3 लाख रुपए इसने जमा किए। तो 3 लाख में से क्या किया कि इसने आगे जो शेयर बाजार में दिया ना, शेयर बाजार में इसने 30,000 कमाया, तो इसने कितना कमाया 3 लाख में से 30,000 कमा दिया। लेकिन ये बोल रहा है कि 6% तो ये है ना, ये जो जमा कर रहा है ना उसको दे रहा है। तो अब सोचो कि पहले तो सोचो कि 3 लाख का 30% कितना, 30,000 कितना होता है, 10% होता है ना। 3 लाख रुपए का 3 लाख जितना भी ये 3 लाख का 30,000 कितना होता है 10%। तो 10% तो ये शेयर बाजार से कमा रहा है और 6% ये दे रहा है, तो कमा कितना रहा है ओवरऑल 4% कमा रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10% तो इसने शेयर मार्केट से कमाया और 4% 6% इसने 6 दिया कि हाँ 6, तो 6% इसने क्या किया कि वापस दे दिया आगे जिससे उधार लिया था। तो अब ये क्या हुआ 4% का इसको बैंक को प्रॉफिट हो गया। तो 4% कितना होगा 3 लाख का 4 3 12, और ये आपका हाँ इतने रुपए जमा करता है, तो आपका इसका कितना होगा 6 लाख रुपए जमा कर रहा है ना, तो 6 लाख का कितना होगा 4%, 6 चौक 24, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है, 4% ही तो निकालना है जितना अमाउंट जमा किया है। तो अब देखो द मार्केट प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज 18,500, मार्केट प्राइस इतना है, एमपी कितना है, एमपी है 18,500। अब क्या हुआ यदि डीलर इतने और इतने रुपए की 2 क्रमागत छूट देता है तो टीवी कितने रुपए की है। इसको करने के बहुत तरीके हैं, देखो बहुत तरीकों में से एक पहला मैं सीरीज मेथड बता देता हूं। सीरीज मेथड के हिसाब से क्या करोगे 18,500 इनटू, अब 20% का डिस्काउंट हुआ तो इसका मतलब कितना बचा 20% क्या होता है 20% का मतलब आपका हो जाएगा 4, आपका 1/5 होता है ना, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 4/5 लिख सकते हो, इनटू 5% का मतलब क्या होता है 1/20, तो ये हो जाएगा 19/20। ठीक है, 5 डिस्काउंट दे दिया तो रियल वैल्यू तो ये हो गई। अब इसको सीधा काटने करो 20 पंजे 100, तो इसको तो आप हटा ही दो सब कुछ, ये 100 से 100 कट गया। उसके बाद में आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करो तो 185 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 19 से करोगे तो यूनिट डिजिट तो वैसे आएगा नहीं। अब यहाँ पे डिजिटल सम लगा दो ना, फालतू में गुणा करना नहीं पड़ेगा। क्या होगा 8 और 1 9 और 5, 5 इंटू 4 इंटू 9 और 1 10, 1 5 चौक 20, तो हो गया 2 डिजिटल सम। 4 1 5, 5 1 6, ये नहीं 5 1 6 6 12 नहीं, 6 4 10 11, ये हो गया आंसर।
अंडरस्टूड? तो अंडरस्टूड ना कैसा है यार? डिजिटल सम लगाया मैंने, डिजिटल सम नहीं आता है तो आप क्या करना, गुणा कर देना सीधा सीधा, 185 इंटू 4 इंटू 19 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम वाला अगर नहीं आता है तो मैंने पूरा इन डेप्थ लेक्चर बना रखा है, सीधे सीधे जाओ इस चैनल के ऊपर में, और नीचे सबसे जो स्टार्ट के लेक्चर है ना उसमें से तीसरा चौथा ही लेक्चर ही आपको मिल जाएगा जो इस चैनल पे मैंने बनाया था 1 महीने पहले। बहुत अच्छा लेक्चर है, आप इसको देख लेना। आगे, अजय स्पेंड 66 से 2/3, इतने रुपए, इसका मतलब क्या होता है 2/3, ध्यान रखना, ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, 25%, तो इनकम कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना हुआ है, 20%, देन द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग विल बी। इसको भी मैं दो तरह से आपको करना बता देता हूं। पहला तो आपका नॉर्मल मेथड, अब बताओ कि इनकम इतनी बड़ी है, सेविंग आपको पूछ रहा है कि सेविंग के अंदर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो सेविंग में मान लो कि X% का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं कि ये बोल रहा है इतने रुपए स्पेंड करता है, मतलब अगर 3 उसकी इनकम है तो 2 इसकी स्पेंड है, तो स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है, तो आपको मुझे बताओ इनकम कितनी है, इनकम है 3, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 2, सेविंग कितनी है, सेविंग है 1। अब आपको क्या निकालना है, सेविंग निकालना ना, तो आप क्या करो सीधे सीधा, अब क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इनकम मतलब 25 से 75, 75 बराबर एक्सपेंडिचर मतलब 20 दूना 40 प्लस एक्स, ये कर सकते हो सीधा सीधा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 75, 20 दूना 40 और एक्स, ये हो गया, एक्स बराबर आ जाएगा 35। तो ये आपका है पहला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं। दूसरा मेथड है एलिगेशन का मेथड। एलिगेशन के मेथड में क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज, सेविंग में परसेंटेज चेंज, इनकम में परसेंटेज चेंज, और ये होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। ये है ना फॉर्मेट याद कर लो, किसी ने ग्रुप के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था कि इनकम यहाँ लिख दिया था और एक्सपेंडिचर बीच में लिख दिया था, तो आपने वो गलत है, सीधा यही फॉर्मेट याद रखना है, एक्सपेंडिचर यहाँ आएगा, सेविंग यहाँ आएगा और इनकम यहाँ आएगा, इनकम आई बीच में आती है, ध्यान रखना। तो एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज कितना है, 20% बढ़ जाता है, तो 20% हो गया एक्सपेंडिचर में। उसके बाद में आई में कितनी है 25%, तो यहाँ लिख दिया। सेविंग हमें निकालना है तो इसको खाली छोड़ दो। एक्सपेंडिचर कितना है, 2/3 था ना, एक्सपेंडिचर है 2, सेविंग कितना होगा, इनकम अगर 3 है और एक्सपेंडिचर 2 है तो सेविंग 1 हो जाएगी ना, सेविंग है 1। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो ध्यान रखना। अब 25 में से 20 गया, ज्यादा में से कम घटाओ, 25 में से 20 गया तो आपका बचा 5, 1 की जगह 5 है तो 2 की जगह 10 होगा, और 25 से अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, मैंने बताया था। कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें 10 को जोड़ू कि घटाऊं, क्योंकि अगर घटाओगे तो 15 आएगा और जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, तो इसका मतलब जोड़ू कि घटाऊं, तो आप सोचो कि ये कम है तो ये ज्यादा आएगा, और ये ज्यादा आएगा तो जोड़ना है ना 35। अंडरस्टूड? ये होगा मिक्सचर एलिगेशन मेथड। चलो आगे, सी के लिए शेयरों की कम दरें कि कुल दरें, क्या लिखा है, फॉर द लो रेट्स। अच्छा, कम दरें मतलब लो रेट्स, लो रेट्स मतलब ये निम्न वाली रेट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न रेट। ये वाली ये लो, ध्यान रखना, ये लो है और ये हाई है, वापस से ये लो है और ये हाई है, ये याद रखना, ये लो है और ये हाई है। चलो आगे, सी के लिए शेयरों की कम दर है, सी के लिए शेयरों की ये जो कम दर है, कम दरें स्टॉक एक्सचेंज पर उसी कंपनी के शेयरों की कम दरों के औसत से कम है। ये क्या बोलना चाह रहा है, फॉर सी द लो रेट्स ऑफ शेयर आर लेस देन द एवरेज ऑफ द लो रेट्स ऑफ द शेयर ऑफ द सेम कंपनी इन द स्टॉक एक्सचेंज 8। अब जगह का नाम दिया है, ये बोलना चाह रहा है कि 175, 180 और ये जो 185 है ना, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके एवरेज से कम है, इन टोटल के एवरेज से कम है। ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा सिटी है जहां पे एवरेज से भी कम यहाँ पे लो रेट्स है। तो एवरेज से कम, एक बात बताऊं मुझे, एक बात ना बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो मैं दो तरीके से 2 चीजें बताता हूं आपको इसके अंदर में, 2 चीजें क्या क्या है। पहले तो ये बताओ कि इन तीनों का एवरेज क्या है, ये 5 कम है और ये 5 ज्यादा है, तो ऑब्वियस चीज है कि इसके अंदर में एवरेज जो आएगा वो 180 आने वाला है। जोड़ के 3 का भाग दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पता है जितनी संख्या कम उतनी ही संख्या ज्यादा है, तो आपका एवरेज क्या होने वाला है, वही रहने वाला जो बीच वाला टर्म है। तो 180 तो इसका हो गया एवरेज। अब एवरेज से कम कौन सा है, यही 175, तो 175 मतलब हैदराबाद, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया हैदराबाद। मुंबई मत कर देना, मुंबई बराबर है, ये कम पूछ रहा है, ठीक है, ये कम पूछ रहा है, ध्यान रखना, आर लेस देन, नॉट लेस देन, इक्वल नहीं है, तो आप ये मत कर देना। अब मुझे एक और चीज बताता हूं, आप इसको इंपॉर्टेंट चीज समझना। मान लो इतना इजी एवरेज नहीं होता, मान लो ऐसे नंबर्स होते 175, 177, 183, 188, 189, 184, 147, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाते, 147 नहीं 187 मान लो, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाते। अब बोलता कि बताओ कि ऐसा कौन सा है जो इसका एवरेज से कम है। आप खुद सोचो कि इसका जो भी एवरेज आएगा ना वो मिनिमम वाले नंबर से तो ज्यादा ही आएगा ना, मिनिमम वाले नंबर से तो ज्यादा ही आएगा ना एवरेज। एवरेज क्या होता है,
मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है ना एवरेज, एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है, तो ऑब्वियस चीज है कि इनका अगर एवरेज से कम वाला नंबर पूछ रहे हैं तो वो हमेशा कम वाला ही होगा ना, ज्यादा वाला कैसे हो सकता है। और बीच वाला तो आप सोचो एक ही नंबर अगर आने वाला है तो यही होगा, एवरेज से कम, तो एवरेज से कम तो यही होने वाला है सबसे मिनिमम वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, आपको जोड़ के इतना कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इतने रुपए अमाउंटेड टू इतना रुपए एट ए सिंपल रेट ऑफ 8% का एनम। ये क्या बोल रहा है, यहां से यहां कितने साल के अंदर में 8% से हो जाएगा। अब इसको है ना सोचने के दो तरीके बता दूं, करने के नहीं, करने का तो एक ही है, सोचने का दो तरीका है। एक तो फॉर्मूला बेस्ड सोचने का तरीका है क्या, कि ब्याज कितना हुआ 7200 से 8928 किया तो क्या हो गया 1728 हो गया ना, तो 1728 का ब्याज हो गया। ये देखो 1728 बढ़ रहा है तो इतने का ब्याज हो गया। ये तो गया ब्याज, ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 होता है ना। तो पी कितना है आपका 7200 इंटू आर कितना है 8, टी कितना है निकालना है बटा में 100 कर दिया, ये कर दिया ये। फिर 72 को इससे काटने का करो तो आपका क्या करो, किससे काटे, चलो एक बार 4 से काट देते हैं या फिर इसको 8 से काटते हैं। 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 1 कट 8 और उसके बाद में 8 4 12 और 8 6 48, ये हो गया, ये हो गया 4, ये होगा 3 बार गया तो ये हो गया 3 बार, तो आपका आ गया 3। लेकिन अब देखो एक तो ये सोचने का तरीका है, एक आप थोड़ा है ना सोचने का और तरीका बनाने की कोशिश करो कि 1728 ये है ना, यहाँ पे तो इजी है इसलिए, लेकिन कभी कभी आपको इस तरह से बहुत ज्यादा काम आएगा। आपको पता है कि 1728 है और किसके ऊपर ब्याज लग रहा है, ब्याज लग रहा है 7200 के ऊपर, तो इतना परसेंटेज ब्याज लग गया ना, इंटू 100 करोगे इतना परसेंटेज ब्याज। अब सोचो कि ये टोटल परसेंटेज ब्याज है, ये टोटल परसेंटेज ब्याज है, टोटल परसेंटेज, और एक साल में 8% है तो कितने साल में होगा ये 8 का डिवाइड करोगे। तो इस तरह से इक्वेशन बनाना सीखो कि भाई कि टोटल परसेंटेज आपका जितना भी है, जैसे कि आपको बोले कि भाई 48% का आपका ब्याज लग रहा है और एक साल में अगर 8% लग रहा है तो बताओ कि 48 कितने साल में लगेगा, 48 बटा 8 करते हैं ना, तो वैसे ही आप टोटल परसेंटेज ऑफ ब्याज निकाल दिया। अब उसमें एक साल में 8% लग रहा है तो कितने साल में लगेगा, तो 8 का डिवाइड कर दिया, हो वही रहा है बस। लेकिन सोचने का तरीका है कि आप इसे इक्वल और ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से काटोगे तो भी बात वही है, 0 0 कट के यहाँ से आ जाएगा 3। लेकिन ये कभी कभी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जल्दी जल्दी करने में। आगे सोचो, टेन थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा कितना होगा, आपको पता क्या है, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो आपको पता है कि जो नीचे यहाँ लिखा है वो ऊपर यहाँ आएगा, तो जो नीचे लिखा है 5 तो ऊपर यहाँ आएगा, तो ये आपका हो गया ये आंसर, ठीक है। तो आपको इतना कुछ करने की सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको जो यहाँ लिखा है वही तो ऊपर आने वाला है, हाइपोटेनस निकालने की भी जरूरत नहीं है। और वैसे निकालना हो तो आपका क्या होगा, इस तरह से करोगे, आपका अगर 3 यहाँ पे है 5 बेस है तो ये होगा 3 9 और ये होगा 25, 9 और 25 करोगे तो आपका हो जाएगा 34, तो आएगा √34 ये हो जाएगा। और उसके बाद में बेस अपन हाइपोटेनस करोगे तो ये आ जाएगा 5 बटा √34। चलो आगे करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू ये पूरा है, देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब मतलब साइन कॉस प्लस कॉस और ये पूरी इक्वेशन में से कॉट निकालना है। अब सोचो साइन प्लस कॉस बराबर √3 कॉस है, √3 कॉस। अब इसमें आप क्या करो, कॉस का डिवाइड कर दो, ये पूरा इधर साइड में लेके कॉस का डिवाइड कर दो, तो साइन अपन कॉस हो जाएगा और कॉस अपन कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस हो जाएगा, सब में कॉस का डिवाइड कर दिया, या फिर इसी कॉस को इधर भेज दो, बात वही है। साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा 10 प्लस कॉस बटा कॉस 1, ये हो जाएगा √3, ठीक है। मैंने क्या किया, इस कॉस को इधर में डिवाइड कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा √3 - 1। अब मेरे को कॉट निकालना है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट है ध्यान रखना, कॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 - 1। आपको पता है कि 10 का उल्टा होता है कॉट, 1/√3 - 1, और 1/√3 - 1 में से इसको √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √3 + 1 बटा √3 + 1। अब इसको मैं करूंगा तो एक हो जाएगा √3 + 1 बटा ये हो जाएगा a - b a + b, तो a² - b², तो a² हो जाएगा 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2, तो √3 + 1 अपन ये हो जाएगा, अंडरस्टूड, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। चलो आगे करते हैं। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपका क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा यहाँ पे, -7/6 + 4/9, और आपको पता है कि डिवाइड को इंटू बनाना हो तो आपको उल्टा हो जाती है नंबर, तो 3/5 और इंटू 1/16, 4 4 × 16, और ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा -7/6 प्लस और कितना बचा 5 × 20 = 60, तो 1/60 हो गया। तो इसको मैं 10 से गुणा कर देता हूँ, तो -70 और 1 में से गया तो -69/60, तो 3 से क्या किया तो आपका 3 से डिवाइड किया तो होगा 23/20, माइनस के 23/20। ओके चलो आगे। एक वर्ताकार चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण अंतरित करती है,
यदि वर्ताकार चाप की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार बने त्रिज्या खंड का परिमाप निकाल लिए। ये क्या बोला, ए सर्कुलर आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर। अब देखो कोई भी सर्कुलर आर्क है, अब मान लो कि ये सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क का पेरीमीटर क्या होता है। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है आर्क की लेंथ। आप ना जल्दी जल्दी में पेरीमीटर को ये मत कर देना थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ये गलत है। ये पेरीमीटर नहीं है, ये आपका चाप है, ये आपका आर्क का लेंथ है। पेरीमीटर इसको नहीं बोलेंगे। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर तो ये यहां से लगाकर ये पूरा यहां तक घूम के आएगा तो होगा ना। ये तो ये एल भी है और आर भी है और आर भी है, तो पेरीमीटर बराबर हो जाएगा एल प्लस 2 आर। ध्यान रखना एल प्लस 2 आर। तो एल कितना है, एल तो हो गया थीटा बटा 360, तो 15 बटा 360 थीटा बटा 360 इंटू 2 इंटू पाई आर 22 बटा 7 इंटू आर। आर कितना है 14 प्लस 14 ना 28, तो इसको काट दो तो ये हो जाएगा 15 15 15 5 का 60, ये 14 से 14 कट गया तो 22 दूना 44, यही हो रहा है ना, और तो कुछ नहीं कटा। 15 15 दूना 30 15 का 60 14 14 पूरा कट गया, ठीक है 2 पाई आर। तो अब इसका कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 से ये काट दो, ये इसको मैंने 3.14 ही ले लेता हूँ ना, इजी रहेगा। और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6.14 ना 28 6.28 प्लस 8 तो हो जाएगा 34. कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या। थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 14 हो गया, प्लस 14 ना 28, ठीक है 14 28, तो आपका क्या हो गया 15 15 दूना 30, अरे सॉरी ये 2 आएगा ना, 15 दूना 30 और ये होगा 5 का 60, ठीक है। तो 24 आएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा हटाओ, ठीक है ये 24 आएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 24, ये था, गड़बड़ हो जाता अभी 28। आगे चलो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 7 से काटेंगे तो ये होगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6 2 3, ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट कुछ समथिंग 28 और 30 ये करोगे तो 31, ठीक है। चलो ये 24 था, मैंने 14 लिख दिया। आगे व्हेन एफ एम ये है तो उसके बाद में इज डिवाइडेड बाई m-2 देन द रिमाइंडर इज। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ क्या है, आपको ये है ना रिमाइंडर करने के लिए आप इस तरह से मत कर देना कि m-2 और फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो इस तरह से करता है, ऐसे नहीं करना है। अब सोचो, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि अगर आप किसी चीज़ का इसके अंदर में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ का इसके अंदर डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड कर रहे हो और अगर पूरा पूरा चला जाएगा तो आपको पता है कि ये जो ये वैल्यू है ना इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन के अंदर में। अब पहले तो एक चीज समझो कि इसको बहुत आसान चीज क्या है कि जब भी आपको इस तरह का सवाल दे और बोले कि ये वाली है ना इसका डिवाइड करने पे इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आप है ना इसको क्या करो, पहले तो है ना 0 के इक्वेट कर दो इस वाली नंबर को, और जो m की वैल्यू आए ना जैसे 2, इस वाले को इसमें रख दो तो वो रिमाइंडर ही आता है, ठीक है। बाकी आपको लेक्चर्स के अंदर में बताएंगे इसके कॉन्सेप्ट क्या है। आप सीधा सीधा क्या किया करो, अगर मान लो कि यहाँ पे m-√2 दे और बोले इसका डिवाइड √2 दे और बोले इसका डिवाइड करके बताओ कि क्या होगा रिमाइंडर, तो आप क्या करो इसको 0 के बराबर कर दो और जो भी m की वैल्यू आए ना वो m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वो रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर इसी हिसाब से निकलता है। तो यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो 2 की पावर 5 प्लस 5 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7, ये हो जाएगा 32 प्लस 16 80 प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 3 दूना 6 प्लस 7, इन दोनों को जोड़ा तो 1 आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा और 81 और 32 जोड़ोगे तो 3 और 113। ओके चलो आगे। अब ये देखो एक बॉक्स में इतने पीले मार्बल और इतने नीले मार्बल है, 18% पीले मार्बल इतने % नीले मार्बल में मिलाया जाता है तो उनकी कुल संख्या 30 है, ठीक है। तो पीले मार्बल का 3 गुना नीले मार्बल की संख्या के 2 गुना से 200 अधिक है, तो इसका अनुपात बताइए। अब इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो। ये बोल रहा है पीला मार्बल और नीला मार्बल है, तो इसको क्या बोल रहा है वाई और बी। तो अब समझो ये बोल रहा है कि 18% ऑफ येलो मार्कर, 18% मतलब 18/100 ऑफ येलो मार्कर प्लस 24% ऑफ ब्लू मार्कर, 24% ऑफ ब्लू मार्कर, इन दोनों को मिला के ये कितने हो रहे हैं 30 हो रहे हैं। तो ये हो गया 30। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको है ना उससे काट देता हूँ, 3 से काट देता हूँ या फिर 6 से काट देते हैं, 6 3 18 6 चौक 24 और 6 5 30। तो ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 4b बराबर हो जाएगा 500। अंडरस्टूड, इसको नंबर है इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है, पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना। तो पीले मार्बल कितने हैं, पीले मार्बल तो y है, तो इसका 3 गुना, आगे क्या बोल रहा है
नीले मार्बल की संख्या के 2 गुने, नीले मार्बल की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 200 होगा ना, ठीक है। तो ये होगा दूसरी इक्वेशन, इसमें से ये घटा दो तो 4 और 5 6 बी बराबर हो जाएगा 300, तो बी बराबर आ जाएगा 50। तो बी जब 50 होगा और यहाँ पे रखोगे तो 50 चौक 200, 200 इसमें से घटाओगे तो आपका होगा 300, 300 में 3 का भाग दोगे तो y बराबर आ जाएगा 100। अंडरस्टूड। तो b और y की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो, तो पहले आप रेशियो नहीं ले ही लो 50 और ये हो जाएगा 50 दूना 100, इन दोनों का रेशियो लोगे स्क्वायर का तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 रेशियो 1 ये हो जाएगा। अब सोचो ये तो हो गया आपका मेथड पूरा पहला करने का। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि आपको इस तरह से करना ही नहीं है, आप सीधा सीधा ऑप्शन को देखो, ठीक है, आपको इस तरह से जाना ही नहीं है, आप सीधा ऑप्शन पे टिक करो। आपको क्या पूछ रहा है लास्ट में क्या पूछ रहा है, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो बताओ। अब आपको पता है, आप एक चीज समझने का ट्राई करना, आपको ये चीज पता है कि कोई भी नंबर होगा ना, कोई भी नंबर होगा तो ये तो कम से कम इतने मार्बल और इतने मार्बल, ये √3 मार्बल तो हो नहीं सकते, एग्जैक्ट नेचुरल नंबर ही होने वाला है। तो आपको कहने का मतलब इसका स्क्वायर तो होगा ना, तो वो स्क्वायर जैसा लगना भी चाहिए ना, स्क्वायर होने भी चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखो 6 ना किसी का स्क्वायर नहीं है ना 5 है, लेकिन 4 और 1 ही ऐसे नंबर है जो वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर तो स्क्वायर वाले नंबर है। 4 का √2 होता है और 1 का √1 होता है, और ये वाले नंबर भी नहीं है और ये वाले भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ये। तो आप समझो कि स्क्वायर के फॉर्मेट के अंदर में ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है एक, तो आप बिना कुछ सॉल्व किए भी आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है, 2018 की तुलना में, 2018 के कंपैरिजन में 2019 में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 18 से 19 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 140 से और 180 तो 40 की वृद्धि हुई, और आपके कितने के ऊपर 140 के ऊपर में, तो ये कितने परसेंटेज हो गया, 40 की वृद्धि 144 के 40 के ऊपर में 0 2/7 और 2/7 क्या होता है 28.56, 1/7 क्या होता है 14.28 होता है ना, तो दुगना क्या होगा 28.56, वही 28.57। चलो आगे, 2 पाइप एक टैंक को इतने और इतने घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इतने घंटे में खाली कर सकता है, तो इन तीनों को एक साथ खोल दे तो कितने में भरेगा। अब सोचो कि ABC है, मैं इसको 2 तरीके लिखने का, मैं आपको हर जगह पे छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, टाइम सेव करने का। मैं पहले तो ना टाइम सेव करने वाला तरीका बता देता हूँ। आप इस तरह से लिख सकते हो कि आपका टोटल क्या होगा 12, 18 और 8 है ना, इन तीनों का आपका LCM क्या हो जाएगा 72 होगा, 12×72। तो आपको फिर देखो कि 12 है तो 12 72 में कितनी बार जाएगा 12×72, और उसके बाद 18 कितनी बार जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, और ये 8 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो ये आउटलेट पाइप है ना, तो इसका क्या होगा 8 से करोगे तो 8 9 72, तो 72 6 4 10 में से 9 गया 1, 72 में 1 का भाग देंगे तो 72, तो हमारे पास में आंसर हो गया 72। इतना समझ में आया या नहीं आया, ये घंटे में पूछ रहा है ना सारा, ठीक है घंटे में, तो हमारे पास में आंसर भी आ गया 72। तो एक तो इस तरीके से ये डायरेक्ट हो गया, आपका टाइम आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, नहीं तो आप कैसे लिखते, ये 12 ये 18 ये 8, उसके बाद में लगते 72, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 12×72 18×72 ये हो जाएगा 8 9 72, तो उसके बाद में 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, तो फिर 72 में 1 का डिवाइड करते फिर 72 आता है, करने में ये भी है लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हो सीधा सीधा। चलो आगे, ये क्या बोल रहा है, इन सबका आयाम वाले एक घनाकार बॉक्स के सबसे लंबे विकर्ण, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ द डायमेंशन ये। तो अब क्या हुआ, आपका जो भी होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल है ना, लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देखो, लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। ये किस में, ये आपका होता है घनाभ के अंदर में, क्यूबॉइडल में, ठीक है, घनाभ में। और अगर यही घन में पूछे तो आप क्या करो, घन के अंदर में अगर पूछा जाए तो क्या करो, सब सेम होते हैं ना घन के अंदर में डायमेंशन, तो ये भी L होगा ये भी L होगा, तो ये 3L² हो जाएगा, बाहर निकलेगा क्या होगा √3L हो जाएगा ना। तो जब भी घनाभ आपका घन होता है ना, तो घन के अंदर में लॉन्गेस्ट डायमेंशन ये होता है और ये घनाभ के अंदर में होता है, ध्यान रखना, क्यूब और क्यूबॉइड। अंडरस्टूड। चलो अब इसके अंदर में सीधी वैल्यू पुटिंग करो, तो आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या हो जाएगा बराबर √1.2 का स्क्वायर + 1.3 का स्क्वायर + 1.5 का स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 144 169 और ये हो जाएगा 225, इनको जोड़ दो, 9 और 4 13 5 18 8 असल का 1 6 2 7 8 और 9 और 4 13 3 असल का 1 2 3 4 5 5.38। अब सोचो 5.38 है, 5.38 में इनमें सोचो 22 22 तो 484, 23 23 529, ये √5.38 है ना। अब सोचो 529 होता है, ये 23 23 2.3 क्या होता है 5.29 होता है ना इसका स्क्वायर, तो आपका इससे हल्का सा ज़्यादा है
तो आंसर तो यही है। उसके अलावा क्या 22 22 84 ये अब देखो आपको डाउट होगा कि ये है कि ये है, थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई 2.32 भी बहुत नज़दीक है और 2.34 भी बहुत नज़दीक है, ठीक है, ये आपको हो सकता है क्योंकि आपका हो सकता है, लेकिन आपको इसका स्क्वायर करने का ईजी होगा ना, 23 5 का स्क्वायर करके देख सकते हो। स्क्वायर करने का ट्रिक क्या है, जब भी लास्ट में 5 हो तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, और जिसका भी आप कर रहे हो ना उसके अगले गुण वाले से गुणा कर दो। तो 23 को 24 से गुणा करो, तो 23 को 24 से गुणा करने का तरीका क्या है, 23 23 तो 529, और इसको 23 से और हो जाएगा, एक बार और 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 10 11 12 का 2 असल का 1 5 5, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में 5.38 से ज़्यादा हो गया ना, 5.52 आ रहा है, तो ये तो होने से रहा, तो कहने का मतलब यही हुआ। अंडरस्टूड। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। चलो आगे, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 18वां, यदि x इज एन इंटीजर सच दैट ये वाला नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला। इसके भी दो तरीके बता देता हूं। दो तरीके क्या है कि पहले तो इस नंबर को थोड़ा गौर से आंखें खोल के देखो, इस नंबर को ऐसा जब भी कोई फॉर्मेट आए ना तो आप इसको पहले तो ट्राई करो कि x का वैल्यू फाइंड करने का। आप क्या करो, x + 1/x, जब भी इस टाइप के नंबर का एक ये वाला ना स्क्वायर से एक नंबर ज्यादा दिया हुआ है, देखो स्क्वायर से एक नंबर ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 64 64 से एक ज्यादा ही दिया है ना, तो अब इसको थोड़ा पकड़ने का ट्राई करो। ये क्या है, ये 8 + 1/8 है, ध्यान रखना ये वाला। इसको करते हो तो 8 64 और 1 65, यही आता है ना 65/8। तो x की वैल्यू हमारा कंपेरिजन से सीधा 8 आ रहा है ना, तो x बराबर क्या आएगा 8, तो सीधा यहाँ पे पुट करो वैल्यू 8 - 1/8, तो 8 64 में से 1 गया 63/8, तो हमारे पास में आंसर आ गया 63/8। ये तो गया पहला मेथड, सीधा सीधा आपको यही करना है और यही स्मार्ट तरीका है। आप यहाँ पे देखो कि ये स्क्वायर से एक ज्यादा है, स्क्वायर से एक, क्योंकि ये करोगे तो स्क्वायर आएगा ना, x + 1/x को स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, मतलब इसका सॉल्व करते हो क्या आता है, x² + 1 आएगा और नीचे x आएगा। तो आप सोचो ना कि ये ऊपर वाली संख्या स्क्वायर से एक ज्यादा है, तो वही स्क्वायर से एक ज्यादा ये बोल रहा हूँ मैं। अंडरस्टूड। तो ये तो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका, चलो दूसरा तरीका क्या है कि जब भी ये वैल्यू दिए हुए, जब भी आपको x + 1/x बराबर k हो और आपको x - 1/x निकालना हो, तो ये क्या होता है, √k² - 4 होता है। जो भी माइनस निकालना है तो माइनस होगा, प्लस निकालना है तो प्लस होगा, जो निकालना है वो होता है, ध्यान रखना। अब चलो आगे, तो इसके अंदर में क्या होगा, √k² मतलब 65/8 का स्क्वायर -4 k² - 4, यही है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में यही आने वाला है, करके देख लेना, ठीक है। अब करूँ क्या मैं, 65 का स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 8 20 64, 64 इंटू 4, 8 20 64, 64 इंटू 4 बटा 8 20 64, तो ये आपका 8 का स्क्वायर है ना, तो 8 का स्क्वायर का तो 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, ध्यान रखना। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकता है कि नहीं लिख सकते हैं, 8 20 64 2 8 का, तो a² - b², इसको सॉल्व नहीं करना है, a² - b², तो a² - b² क्या होगा, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो 65 और 8 दूनी 16, 65 और 16 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 65 और 16 होगा आपका हो गया 91, हाँ सॉरी 81 और इनटू एक बार हमने जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो 65 में से 80 आपका 16 जाएगा तो क्या क्या होगा 49, तो उसके बाद में इसका बाहर आएगा तो क्या आएगा, इसमें 9 बाहर आएगा, इसका 7 बाहर आएगा और बटा में 8 आएगा, तो आपका हो गया 63/8 आ गया ना। चलो आ गया। हाँ, इन ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द साइड्स आर ये एंड ये, हाउ मेनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज आर देयर फॉर द एक्स। ये बोलना ये चाह रहा है कि कोई एक ट्राइंगल है, इसमें ना 3 जो डायमेंशन है, एक 6 है, एक 12 है और x है, तो बताओ कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, x क्या क्या हो सकता है। तो कभी भी किसी ट्राइंगल के अंदर मैं इसको भी 2 तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, 2 तरीके से। एक तो आपका क्या होता है कि x की जो वैल्यूज रहती है ना, तो आप ये समझो कि x जो होता है ना वो लाई करता है, जो भी 2 आपकी डायमेंशन दी है तो इसके जोड़ से तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए और अंतर से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अंतर पॉजिटिव हुआ, 12 में से 6 घटा दिया तो आपका 6 का डिफरेंस हो गया, तो डिफरेंस से तो ज़्यादा होनी चाहिए और जोड़ से कम होनी चाहिए। इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो 12 और 6 18, 18 से तो आपका कम होनी चाहिए और 6 से आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपकी होनी क्या चाहिए, ये 7 से लगाकर 17 तक होनी चाहिए, यही बोल रहे हैं ना। तो अब हमें जब भी इसके डिजिट गिनने हो ना तो ऐसे मत गिनना 7 8 9 10 ऐसे बच्चों जैसे मत गिनना, क्योंकि 7 और ये से तो आप गिन लोगे, लेकिन 7 और 67 हुआ तो 7 और 766 हुआ, तो अब यहाँ कौन सा गिनने बैठ जाओगे। तो आप ये क्या करो, ऐसे गिनना हो ना जब भी आपको 7 से लगाकर 17 तक में कितने हैं, तो आप क्या करो डिफरेंस लो पहले। तो 17 में से 7 गया तो 10 डिफरेंस हो गया। अब आप 10 में एक जोड़ दो तो आपको हो गया 11,
ठीक है, ये होता है आपका निकालने का तरीका। अगर आपको मान लो इस तरीके का डिफरेंस निकालना हो तो क्या होगा, 7 9 11 इस तरह से हो, मान लो 7 9 11 और इसके बाद में 17 हो, तो बोले इसके अंदर में कितने टर्म्स है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट में से ये माइनस करते हैं, 17 में से 7 गया तो 10, उसके बाद में देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है, उसका डिवाइड करते हैं और +1 करते हैं। यही होता है ना, यही होता है ना, ये क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना समांतर श्रेणी के अंदर में आपका, इसको क्या बोलते हैं सीरीज बोलते हैं ना, कौन सी सीरीज बोलते हैं, अर्थमेटिक सीरीज, तो अर्थमेटिक, तो आपका समांतर श्रेणी जो होती है ना, समांतर श्रेणी के अंदर में क्या होता है, यही होता है ना। तो आपको लास्ट टर्म्स ए एन माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, यही फॉर्मेट है ना नंबर ऑफ द टर्म्स का एन का, तो ये यहीं से आया है। आपको क्या करो, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लो, उसके अंदर में इसका डिफरेंस का ना डिवाइड कर दो और +1 कर दो, यही है ना, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लो, डिवाइड कर दो डिफरेंस का और +1 कर दो। ठीक है, बहुत कुछ बता दिया मैंने यहाँ पे। तो ये तो गया पहला तरीका, आपका 11 इसका आंसर आ गया, अंडरस्टूड। अब दूसरा तरीका करते हैं। दूसरा तरीका में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, 6 12 और x बोले ना, बोले कितने x की पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए ट्राइंगल बन सकता है। तो आपके ऐसे टाइप के सवाल के अंदर में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज होता है 2 इंटू मिनिमम नंबर, 2 इंटू मिनिमम नंबर -1, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, 2 इंटू मिनिमम नंबर -1। तो 2 इंटू मिनिमम नंबर क्या है, 6 है ना, इन दोनों में से कम कौन सा है, 6 है ना, 6 -1, तो 6 दूनी 12 में से 1 गया 11, सीधा सीधा आंसर खत्म। ठीक है, ये याद रख देना, फॉर्मूला बहुत काम का है। चलो, अरविंद एंड चेतन स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, इसके अंदर में क्या कर रहा है, एक अरविंद है और एक चेतन है, दोनों क्या करते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर में ऐसे भागना स्टार्ट करते हैं ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 210 मीटर। तो ये 210 मीटर का लेंथ है इसका। इफ अरविंद टेक्स 180 सेकंड, अरविंद 180 सेकंड लेता है, और कंपेयर टू कंप्लीट 1 राउंड एंड चेतन टेक्स 420, उसके बाद में क्या बोल रहा है, इतना राउंड हाउ मच टाइम दे विल मीट एट द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द ट्रैक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस पॉइंट के ऊपर में दोनों पहली बार कब मिलेंगे। तो इसके 2 तरीके होते हैं, ये भी मैं 2 तरीके बता देता हूँ, लेकिन समझने का ट्राई करना। तो पहले तो आपको इजी वाला जो तरीका होता है ना, डायरेक्ट जाता है जो एग्जाम में करना है। और होता क्या है कि जब भी आपको बोले कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का मतलब क्या है कि हम लोग को क्या होता है कि जो भी जितने में ये मिल रहा है, जितने में ये मिल रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो आपको पता होगा कि यहीं पे आके मिलेगा दोनों ना, ऐसी कौन सी मिनिमम से मिनिमम ऐसा आना आपके पास में सेकेंड्स होंगे जब इक्वल सेकेंड्स बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या होना करना पड़ेगा, 180 और 420 का क्या होगा, एलसीएम लोगे। ऐसा कौन सा है जो दोनों के अंदर में आएगा, तो एलसीएम ही लेंगे ना। तो अब क्या होगा, 180 और इसका एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, डायरेक्ट तरीका क्या है, इसका पहले तो 10 निकालो बाहर, 10 तो है ही कॉमन ना। इसके बाद में इसमें से क्या करो, 6 इंटू 3 होता है और ये क्या होता है 7 इंटू 6 होता है ना। तो 6 आपके दोनों में कॉमन है, तो 6 बार निकाल दो और बाकी बचे हुए सिंगल बार ले लो। 7 या 21 हो गया। तो ये तो टोटल सेकंड्स है, मिनट में बदलना होगा तो 60 का डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट गया, तो 21 मिनट हो गया आंसर। अंडरस्टूड। तो ये तो आपका हो गया पहला मेथड। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका समझने का ट्राई करो। मैंने आपको तो कई बार बताया 2 तरीके में। दूसरा आपको इस तरीके में सवाल क्या आता है, देखो जब भी हमारे पास में ये अभी तो मैंने टाइम दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर में हम लोग को देते हैं वेलोसिटी। ज़्यादातर वेलोसिटी वाले सवाल आते हैं। वेलोसिटी वाले में क्या होता है, हमें पूछा जाता है कि 2 अरविंद और चेतन है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो बताओ पहली बार वो किसी भी पॉइंट पे कब मिलेंगे। पहला सवाल आता है किसी भी पॉइंट पे कब मिलेंगे, किसी भी पॉइंट पे। दूसरा सवाल आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, दूसरा सवाल आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो किसी भी पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट का मतलब होता है कि ये ना दोनों मिलके कम से कम है ना पूरी ट्रैक को पार कर ले, मतलब पूरी ट्रैक को तय कर ले दोनों मिलके, तभी तो ये किसी भी पॉइंट में मिलेंगे ना। मान लो कि ये वाला बंदा, मान लो कि ऑपोजिट में भाग रहे, चलो एक बार से हम नहीं करते, ऑपोजिट से ज्यादा समझ आएगा। मान लो ये वाला भाग के, मान लो ये वाला अरविंद भाग के यहां से लगाकर यहां तक पहुंचा, तब तक क्या किया इस चेतन ने यहां से लगाकर यहां गया। तो देखो दोनों मिलके ये पूरा का पूरा ट्रैक पार कर लिए ना, दोनों मिलके ये पूरा का पूरा ट्रैक कर लिए ना, तो यहां पे आके मिल गए। तो इस टाइप के जब किसी भी पॉइंट पे है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, दोनों को मिला के इसकी दूरी पूरी चलवा देनी होती है। पूरा समझा रहा हूं इन डेप्थ। तो पूरा अब इसको समझो कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो मान लो कि लेंथ हो गई पूरी की पूरी ट्रैक की, लेकिन अब पूरा को मिला के इन दोनों को मिला के चलाना है। जब भी इन दोनों को मिला के चलाने की बात है ना, जब मिला के चलाने की, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। हम लोग को ना रिलेटिव स्पीड ले लेनी है कि दोनों को मिला के स्पीड क्या होगी। जब भी ऑपोजिट में चले तो हम लोग को क्या लेना है, ऑपोजिट चले तो हम लोग की स्पीड है ना बढ़ जाएगी, और अगर दोनों पैरेलली चलेंगे तो घट जाएगी। तो ये तो हो गई ऑपोजिट वाले में। और अगर यहां पे बोले
ये किसी भी पॉइंट अगर निकालना हो तो ये निकालना, ध्यान रखना। अब का ये क्यों कर रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी बटा चाल, तो दूरी तो होगी आपकी एल और चाल होगी आपकी v1 प्लस v2। ओके, और जब हमारे पास में मान लो कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो हमारी हो जाएगी एल बटा v1 माइनस v2। समझ में आ गया किसी भी पॉइंट तो। लेकिन जब हम बोले कि स्टार्टिंग पॉइंट पे तो हमारा मेथड क्या कहता है, हमारा मेथड कहता है कि पहले इस अलग अलग का टाइम निकालो और उसके बाद में एलसीएम लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग का टाइम क्या होगा, ये एल v1 की स्पीड से चल रहा है और दूसरा वाला ये तो चल रहा है आपका मान लो कि अरविंद चल रहा है, और एल v2 की स्पीड से कौन चल रहा है, ये चल रहा है आपका चेतन चल रहा है। फिर इन दोनों को एक आएगा टाइम आएगा, एक आएगा t1 और एक आएगा t2। इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लोगे तो जो टाइम आएगा ना वही आपका स्टार्टिंग में मिलने वाला होगा। अब समझो कि जब हमें वेलोसिटी दे तो ये पूरे चोचले करने पड़ेंगे ना आपको, टाइम निकालो फिर टाइम का एलसीएम लो, तो आपको करना ही क्यों है, वेलोसिटी थोड़ी फाइंड कर देनी है आपको, यहाँ से आपको ऑलरेडी समय दिया हुआ है, तो मतलब ऑलरेडी आपको इस पॉइंट के ऊपर में लेके आके छोड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको सिर्फ एलसीएम ही तो निकालना है, ये पूरे करना ही नहीं है। समझ में आया या नहीं है। तो आप इससे ना दूसरा तरीका क्या है, ये भी कर सकते हो आप कि 210 ये कर सकते हो, लेकिन आप उल्टा जा रहे हो, ध्यान रखना। आप पहले वेलोसिटी निकालोगे 210 और ये 180 डिवाइड वगैरह करोगे, ये मीटर में या सेकंड में, ध्यान रखना ये करोगे, इससे वेलोसिटी आएगा ट्रैक बटा टाइम, चाल दूरी बटा समय, आपका क्या होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालोगे v1, फिर वेलोसिटी निकालोगे v2, फिर आप वापस से इसी प्रोसेस पे आके वापस इसी पॉइंट पे आओगे, फिर एलसीएम निकालोगे। तो कहने का मतलब मैं आपको पूरा पूरा समझा चुका हूँ, आपको सिर्फ एलसीएम लेना है, यहाँ पे टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे। इन ट्राइंगल ये अब यहाँ से 21 नंबर है, यहाँ से आपको क्या होगा, आपको लग रहा था ना कि ये ना हार्ड शिफ्ट क्यों है, ये तो अभी तक तो बहुत इजी सवाल थे हम तो हार्ड वैसे इसमें कुछ नहीं है, लेकिन 2-3 सवाल ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गए थे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2-3 सवाल है जो ट्रिकी है, तो अच्छे से समझना। अब अपना हम लोग जो इसके टॉप 5 सवाल है ना वो मैंने लास्ट में रख दी है। चलो, इन ए ट्राइंगल तो आपको क्या होगा, इन ए ट्राइंगल बहुत अच्छे से समझना है इस चीज़ को, बहुत आसान सवाल है लेकिन इसके अंदर में बहुत ज़्यादा लफड़े हो सकते हैं नहीं समझोगे तो। इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। In a triangle A, B, C, D is the midpoint of BC. If DL perpendicular to the AB, DL perpendicular to the AB, तो DL perpendicular to the AB and DM perpendicular to the AC, तो DM perpendicular to the AC, such that DL equal to DM, DL equal to DM मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। ओके, then the triangle will be, तो ट्राइंगल क्या होगा, ये पूरा का पूरा एबीसी, पूरे एबीसी क्या होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण होगा या अधिक कोण होगा या समबाहु होगा। इस पूरे को इंग्लिश में भी लिख देता। समद्विबाहु को बोलते हैं कि जिनकी दो भुजाएं सेम होती है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ऐसा कुछ बोलते हैं ना। अब जो भी बोलते हैं आप ध्यान रखना, जिसकी दो भुजाएं सेम होती है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेना क्या बोलते हैं इसको, मैं खुद भूल गया। समबाहु, हाँ सही है, इसको आइसोस्केलस कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं आप देख लेना, तो ऐसा कुछ है। और उसके बाद में समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट एंगल, समकोण मतलब राइट एंगल, और अधिक कोण मतलब आपका हो जाएगा अधिक कोण मतलब जिसका एक एंगल 180 से ज़्यादा हो, आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसको क्या बोलेंगे आप देख लेना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अधिक कोण जिसके अंदर में एक 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब समझो इसके अंदर में क्या होगा, समद्विबाहु, समकोण, अधिक कोण और समबाहु। तो अब इसको से बोल रहा है कि ये कौन सा वाला ट्राइंगल होगा। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं, ये वाला साइड बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो आप है ना इसके अंदर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था ऑप्शन के अंदर में, स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा गलत करके आए थे, तो एक चीज़ ध्यान रखना क्योंकि बहुत जनों ने दो तरह से कंफ्यूज हो गए थे वो। तो अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है डी अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों इसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर है। तो आप सोचो कि जब ये समकोण है, ये समकोण है, तो किसी भी ये वाला समकोण है, मतलब कि ये वाला आपका 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है और हाइपोटेनस हमारे पास में, मतलब हाइपोटेनस क्या, सॉरी परपेंडिकुलर है, बेस है, तो परपेंडिकुलर और अगर आप हमारे पास में बेस सेम है तो हाइपोटेनस तो आपका सेम ही आने वाला है ना। तो वैसा वैसा अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सेम है तो बेस सेम ही आने वाला है। तो आप सोचो कि इसको मान लो ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो आप सोचो ना कि ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका क्या होगा, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है वो बराबर आने वाली है कि नहीं आने वाली, यहाँ से यहाँ तक, इसको सी मान लो, तो ये सी आएगा तो ये भी सी आएगा।
आपको पता है ना, यहाँ पे आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ऑब्वियस चीज है कि इसमें से ये आप देखोगे तो ये आएगा। अब सोचो किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में अगर दोनों सारे के सारे पी एच और बी दोनों सभी सेम है, पी एच और बी सभी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। सर्वांग सम का मतलब क्या होगी, हर चीज बराबर है, एंगल भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो कहने का मतलब अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये थीटा है ना तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इतना समझ में आया या नहीं आया? अल्फा है तो ये अल्फा होगा। अब समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, यहां से समझने का ट्राई करना, नहीं तो आपको उड़ जाएगा ऊपर से। अगर मान लो ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, अब सोचो किसी भी ट्राइंगल के अंदर में अगर ये भुजा और ये भुजा सेम है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, पता है कि नहीं है? किसी भी अगर ये साइड और ये साइड सेम है तो आपके दोनों साइड के अंदर में ये एंगल और इस साइड के अपोजिट वाला ये एंगल है ना बराबर होते हैं। तो वैसे कि वैसा ना उल्टा भी होता है, ध्यान रखना। अगर उल्टा क्या होता है, उल्टा क्या होता है कि अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इसका ऑपोजिट जो साइड होती है ना वो भी बराबर होती है। अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, और अगर एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर होगी। तो वैसा का वैसा सोचो, इस पूरे ट्राइंगल को सोचना। अब ये ऑपोजिट एंगल है अल्फा और अल्फा, अगर ये दोनों बराबर है तो ये वाली जो साइड होगी इसके सामने वाली और इस अल्फा के सामने वाली ये वाली साइड होगी, ये दोनों भी तो बराबर होगी। तो मतलब ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपके एंगल सेम है। यहाँ पे जब एंगल सेम है तो ए बी ए सी के बराबर होगा। तो आप सोचो ए बी को आपने ए सी के बराबर प्रूफ कर दिया ना, ए बी के ए सी के बराबर प्रूफ। तो यहां तक तो आपका यह हो गया आइसोस्केलस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन अब सोचो कि क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ए बी को ए बी सी के बराबर? क्या ए बी बी सी के बराबर है? क्या ए बी बी सी के बराबर है? क्या नहीं, ए बी बी सी के बराबर आप प्रूफ कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे कि ए बी बी सी के बराबर कैसे प्रूफ करोगे? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये और ये तो बराबर है ना, अरे ये और ये बराबर है लेकिन इसके साथ बराबर थोड़ी है। इसको मैं 3 लिख देता हूं, लो यहाँ पे 3। तो ये और ये बराबर है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है, पूरी लेंथ इनके बराबर थोड़ी है। एक केस के अंदर में है, इसको मैं इन डेप्थ बता रहा हूं आपको, बहुत इन डेप्थ। स्टूडेंट ने क्या किया था, ये वाला कि ये दोनों ना ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ना कि ये है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो थोड़ा समझना। स्टूडेंट ने क्या किया कि ये बोल रहे हैं कि यहां पे एक स्पेशल केस है जब ये इक्विलेटरल बन जाएगा। स्पेशल केस है जब इक्विलेटरल बन जाएगा, कब बन जाएगा थोड़ा ये समझना। अगर मैं इस थीटा को 30 डिग्री ले लेता हूं, समझना, बहुत इन डेप्थ चीजें बता रहा हूं, समझना। थीटा को अगर 30 डिग्री ले लेता हूं तो ये थीटा क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। अब समझो कि इसके अंदर में ये 90 है, ये 90 है, तो ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये 30 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। इतना समझ में आया? अब सोचो कि ये 60 है और ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना। ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, अगर ये 60 है और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्योंकि और मुझे बताओ कि जब तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं तो ये क्या होता है, ये संभव होगा। लेकिन अब बात है कि ये गलत क्यों है? ये गलत यूं है कि हमको किसने बोला ये 30 डिग्री है? जरूरी थोड़ी है ये 30 डिग्री है। तो कहने का मतलब हमें वो आंसर देना होता है जो कि हमेशा सही हो। ऐसा नहीं है कि कभी कभी किसी केस के अंदर में ये संभव बन रहा है। मतलब एक ऐसा केस है जब एंगल 30 डिग्री है ना यहां पे, तो यहां पे ये क्या बन रहा है, ये समबाहु बन रहा है। जब थीटा यहां पे 30 डिग्री है ये वाला एंगल, तो यहां पे ये क्या बन रहा है, ये आपका इक्विलेटरल बन रहा है। लेकिन समद्विबाहु तो हर बार बन रहा है, आप 30 लोगे तो भी समद्विबाहु बन रहा है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है कि जिसकी दो साइड सेम हो, दो साइड सेम हो, तो दो साइड तो इक्विलेटरल में भी सेम है। तो कहने का मतलब हर किसी थीटा के ऊपर में दो साइड सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको आंसर जो देना है ना वो देना है आइसोस्केलस, ना कि आपको समबाहु बना दोगे। समबाहु नहीं बनेगा, समबाहु सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए है, लेकिन समद्विबाहु हर बार है। समझ में आ गया? आइसोस्केलस हर बार है, लेकिन इक्विलेटरल आपके क्या है कि सिर्फ एक केस के अंदर में है। तो कहने का मतलब आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लोगों ने समबाहु भी ट्रिक किया था कि सर ऐसे ऐसे तो है ना, यहाँ पे तो ये सेम है ना, बन रहा है ना सेम। भाई बन रहा है, लेकिन वो एक स्पेशल केस में बन रहा है, हर बार थोड़ी बन रहा है। तो कहने का मतलब हर बार तो समद्विबाहु बन रहा है ना। तो आप सिर्फ ये बन रहा है जब आपके किसी भी एंगल हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 31 32 33, हर किसी के ऊपर में ये वाला पक्का है। लेकिन ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी नहीं है, बी सी सिर्फ 31 डिग्री पे है। बहुत बार मैंने गौर करके बता दिया है। अब आपको नहीं समझ में आया, या समझ में तो वैसे पूरा आ गया, लेकिन समझ लो कितना ज़्यादा समझ में आया आपको। रिपीट कर देना वापस अगर नहीं समझ में आया हो तो।
ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो 22वां सवाल करते हैं। दी गई अवधि के दौरान फैक्ट्री को प्रति वर्ष परिवहन पर औसत व्यय कितना करना पड़ा? परिवहन पर मतलब आपके परिवहन मतलब आपका हो गया ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट पर बोल रहा है कि आपका एवरेज कितना खर्च करना पड़ा। तो जोड़ दो इनको, 8 और 5 13 और 7 20, 20 और 21 22 23 का 3 असल का 2, 4 3 7 8 9 9 5 14, 14 और 6 20 बटा 4 कर दो, तो ये होगा 50 पॉइंट समथिंग समथिंग। चलो आगे, इजी वाला सवाल था। आगे 23, ये क्या बोल रहा है? 2016 से 2020 तक निर्माता क्यू की मोटर बाइकों की बिक्री की कुल संख्या, अब इसको ना ट्रिक से बता रहा हूं, ठीक है, समझना इसको। ये क्या बोल रहा है कि 2016 से 2020 तक में क्यू की जो जितनी भी ये हुई ना, ये वाली, इन सब का सम और निर्माता एस की मोटर बाइकों की बिक्री की कुल संख्या का रेशियो क्या होगा? इस पूरे का रेशियो क्या होगा? नॉर्मल तरीका क्या है कि इसका सम करो और इसका सम करके इनका रेशियो ले लो, यही है ना। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इनका सम करूंगा ही नहीं, सिर्फ इसका सम करके ही मैं आंसर निकाल दूंगा। वो कैसे समझना, सिर्फ इसका सम करने का ट्राई करो। तो 0 3 और 4 3 और 1 4 5 5 और 9 9 और 5 14 14 और 8 22 22 का 2 असल का 2 3 3 6 3 9 9 10 11 12 13 15 15, ये हो गया। अब समझो कि ये सब 0 0 0 तो इनमें भी है, ये तो वैसे काट ही दो, ये 0 0 0 तो इन सब कट ही जाएंगे ना, कट जाना है ना, तो ये 0 तो कट ही जाना, तो आपका बच्चा क्या 152। मैं दूसरे को देखूंगा भी नहीं, और ऑप्शन देखो आप, सिर्फ ऑप्शन। आपको पता है कि ये कुछ भी आएगा 2 से कट रहा होगा, तभी ये 76 हो सकता है, ठीक है, 76 इसका आधा होता है ना, 76 हो सकता है। लेकिन मुझे बताओ 74 आप 152 से लेके आके बताओ, आप मुझे पता है आप कैसे लेके आओगे कि 152 का भाग देके 76 से गुणा कर दो, 74 से गुणा कर दो, फिर तो कुछ भी आ जाएगा। लेकिन इस तरह से थोड़ी कटेगा ये नंबर, जो दूसरा आएगा वो इस तरह से थोड़ी कटने वाला है। तो कहने का मतलब है आप किसी भी आपके किसी भी जो आप ना ये नंबर का किसी भी 2 3 4 5 इसी से तो कुछ ना कुछ कटेगा ना वो दूसरा वाला नंबर। तो आपके ये नंबर ना डायरेक्ट 2 से कटने वाला है, और 2 से कटोगे तो आपके सिर्फ 76 आएगा, ये 72 74 78 ये सब आपके चांस नहीं बनते हैं। लेकिन एक चीज और है, अगर यहाँ पे ऑप्शन ये होता, ये ऑप्शन क्या होता है, इसकी जगह पे ये होता, मान लो 3 2 6 और 1 और 8 2 16, मान लो यहाँ पे 38 होता, तो 38 होता, फिर मैं ऐसे नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता है कि 152 है, 152 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं ना तो 38 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से, तो मुझे क्या पता कि भाई कि आपको 76 4 से कटेगा कि भाई 2 से कटेगा, तो 2 से कटने पे तो ये आ रहा है, 4 से कटने पे ये आ रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। 38 19 भी होता तो मेरे लफड़ा करता, क्योंकि वो हो सकता है कि 8 से कट रहा हो। तो कहने का मतलब आप थोड़ा ना अवेयर रहो कि आपसे ये इतने पास पास है ना, 76 72 74 78, अब 156 से 2 3 4 5 7 8 10 ये काट के आप ये ला ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप 76, तो कहने का मतलब ये जो दूसरा वाला नंबर है ना वो ऐसा कुछ बन रहा होगा। 107 का डबल क्या है? 214 214 0, इसका सम 214 0 होने वाला है, करके देखते हैं। 5 और 4 9 और 10 11 12 13 14, 14 का 4 असल का 1 1 114 108 14 16 5 20 और 21, ये मैं बोला ना 2140 होने वाला है सम। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि आपको पता है ये 2 से ही कटने वाला है, समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको है ना सिर्फ पहला वाला नंबर देख के आप अंदाजा लगा लो, टाइम पास नहीं करना एग्जाम के अंदर में। ये जो सवाल है ना ये कंट्रोवर्सी वाला सवाल है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है वो कंट्रोवर्सी में चला गया है, पता नहीं इसका क्या हुआ बाद में, तो आप इसका, लेकिन इसका कंट्रोवर्सी में जाने का रीजन भी मैं दूंगा इसका, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी में क्यों गया, ये शायद बोनस भी गया हो, पता नहीं बोनस भी गया हो शायद, ठीक है। तो आप इसको समझना है कि ये हुआ क्या है इसमें। ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स डायरेक्टली विद एक्स एंड इनवर्सली विद द वाई। तो ये क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल डायरेक्टली विद द एक्स एंड इनवर्सली विद द वाई डिटरमाइंस फंक्शन व्हेन ये इज गिवन दैट एक्स ये है, तो ये करके इसका वाले वैल्यू निकालना है। 2 चरों का एक फलन जो एक्स के समानुपाती है, 2 चरों वाला, 2 चरों का मतलब क्या है कि आपके 2 है ना वेरिएबल्स है इसके अंदर में, 2 वेरिएबल्स का एक फंक्शन है, मान लो ये एक फंक्शन है, वो क्या करता है इसके अंदर में 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स है, वो x के तो क्या है, x के तो प्रोपोर्शनल है, x के तो समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये है ना, ये तो x के तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड जो f फंक्शन है ना वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y के व्युत्क्रमानुपाती है, y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां तक सही क्या समझ में आ गया? मुझे बताओ कि अब मैं इसको अगर इन्वर्स हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो फंक्शन जो है ना, फंक्शन क्या है कि ये क्या आएगा, ये आएगा मान लो कि कांस्टेंट आएगा ax, a मान लिया कांस्टेंट है,
लेकिन और इसको हटाओगे तो फंक्शन ये आएगा बी वाई। ठीक है, जब ऐसा कुछ केस होता है, जब ऐसा कुछ केस होता है तो हम लोग को अगर टोटल फंक्शन बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन हम लोग इनका मल्टीप्लाई कर देते, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने का मतलब ए बी एक्स अपॉन वाई, इस टाइप का ना नॉर्मली इस तरह से फंक्शन बनता है। वैसे अगर आपको लग रहा होगा कि ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो एफ और एफ स्क्वायर क्यों नहीं कर दिया, इस टाइप के गंदे आपको दिमाग में आ रहा हूँ, तो वो नहीं है, मैं इसको थोड़ा समझा भी देता हूँ आपको। एफ है ना, एफ अगर प्रोपोर्शनल है, एफ अगर एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल है वाई के, तो इस टाइप का मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये इस तरह से लिखा जाता है कि एक ही फंक्शन लिखा जाता है, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है ना, फंक्शन दो थोड़ी है अलग अलग, तो हमें एक ही फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख रहा हूँ कि फंक्शन एक्स, ये एक तो एक्स के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। ठीक है, तो ये मैं अलग आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फंक्शन तो एक ही है ना, तो एक ही है तो एक ही के अंदर में लिखा जाएगा ना, एक ही के अंदर में लिखा जाएगा, तो क्या होगा, इस तरह से होगा फंक्शन ये x के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो x तो आपका सीधा आ जाएगा और y आपके इनवर्स है तो नीचे आ जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अब मैं जब इसको हटाऊंगा ना तो आप सोचो कि ये कांस्टेंट आएगा। अब मैं ना इसका दो कांस्टेंट अलग अलग ले सकता हूं, दो अलग अलग कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है, टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स वेरीज डायरेक्टली विद द x एंड इनवर्सली विद द y। तो टू वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पे a और b आपको ले लिया, या फिर a बट a b आपको साथ में मल्टीप्लाई करके ले लेता हूँ, a b x y। ठीक है, a b x और y वेरिएबल्स है, कुछ भी लो आपका आंसर सेम ही आने वाले होते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से a बटा b लोगे तो आपके इनवर्स में आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके कुल मिलाकर आंसर सेम ही आते हैं। कुछ भी वेरिएबल कहीं भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। कांस्टेंट लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा ही लेना है। तो a b मैंने ले लिया, दो अलग अलग, और a b x y। तो कहने का मतलब फंक्शन आपको इस तरह से बनाना चाहिए नॉर्मली। लेकिन दिक्कत क्या आया इस क्वेश्चन के अंदर में, वो समझो। दिक्कत ये आया कि आप ये जो एसएससी ने जो सवाल दिया ना, एसएससी ने यहां पे इस तरह से आप करोगे तो इसका आंसर ही नहीं आएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फंक्शन को थोड़ा सा ना अलग तरीके से बनाया है। ये इस तरह से बनाने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने चलो ये किया, बता देता हूं। फंक्शन क्या कर रहा है कि वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाई। तो इसने इनवर्स में नीचे डिवाइड नहीं किया, इसने डिवाइड नीचे नहीं किया, और क्या कर दिया इसने कर दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाई, तो एक प्लस लगा के इनके ऊपर में इनवर्सली वाई कर दिया। इन्होंने इस तरह से कर लिया कि भाई ये क्या बोल रहा है कि एफ फंक्शन वो एक्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वाई के इनवर्सली है। इनवर्स तो हो भी रहा है ना, वाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ना एफ की वैल्यू घटेगी ना, ऑब्वियसली है कि जैसे ये हर बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू घटेगी और ये घटेगी, तो एफ तो ऑब्वियसली घट रहा है। तो इनवर्स तो ये यहां पे भी है, लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, इस तरह से प्लस में लगा के आप इनवर्स को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्या पता प्लस है कि गुणा है या तो फिर बाद में, लेकिन नॉर्मली गुणा में ही लिखा जाता है। तो ये जो तरीका है ना कि ये जो प्लस लगा के कर दिया। और फिर फंक्शन उन्होंने कैसे बनाया, फंक्शन जब कांस्टेंट लगाया तो उन्होंने किया कि ax प्लस बी अपॉन वाई, इसके लिए तो इन्होंने कांस्टेंट b ले लिया और इसके लिए इन्होंने कांस्टेंट a ले लिया। तो इन्होंने फंक्शन ये बनाया, ध्यान रखना। लेकिन ये ना बोनस में गया कि क्या गया, वो एक बार आप चेक कर लेना कि बोनस में गया था कि नहीं गया था, ये वाला सवाल। ठीक है, तो कहने का मतलब कि उनका आंसर इससे आ रहा है कि ये फंक्शन है, लेकिन असली में फंक्शन बनना चाहिए था नॉर्मली ये वाला। ठीक है, इससे आंसर नहीं आ रहा है, इससे आंसर आ रहा है। तो मैं इससे करके बता देता हूं आपको कि इससे कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो अब लोग इसको मान के चलते हैं, लेकिन चेक करना कि ये बोनस में गया था कि नहीं गया था। ठीक, चलो आगे। फंक्शन अब ये क्या बोल रहा है कि इस वाले फंक्शन को लेके चल रहा है, फलन निर्धारित करने के लिए जब x बराबर 5 और y बराबर 3 हो, मतलब x जब x है ना जब 5 है तो y आपका कितना 3 है। ठीक है, x अब ये क्या बोल रहा है यहां पे, when x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, यहां तक समझ में आया, y इक्वल टू 3। अब क्या बोल रहा है, गिवन दैट फॉर x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 5, गिवन दैट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। अच्छा, ये थोड़ा सा, अरे यार इन्होंने बोला है f बराबर ax प्लस बी वाई, ये ना सेंटेंस से ना बड़ा गंदा तरीके से लिखा हुआ है। गंदा तरीके से क्या लिखा है, इस पे तो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इस पे हमें फाइंड करना है। गिवन तो यहां पे दिया हुआ है, ये बोल रहा है x जब 0 है और y 1 है तो f 15 है, तो f तो है 15, x जब 0 है तो x जब 0 है और आपका क्या हो गया y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू क्या है 1 है, और ये हो जाएगा b। तो यहाँ पे हमारे पास में b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया आपका हमारे पास में 15। ये चीज़ ध्यान रखना, b की वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है f जब हमारे पास में 2 है,
एफ जब हमारे पास में 2 है तो हमारे पास में x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो a1 प्लस y की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 15 है तो y बराबर यहाँ पे 15 लिख दो। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 2 बराबर a प्लस 15/15, 15/15 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो आपका 1 आ गया, तो a बराबर आ गया 1। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दो इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे तो f बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस b की वैल्यू पुट करोगे तो 15/y। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे ये है ना जिस पे वैल्यू निकालना है, x बराबर 5 और x बराबर y बराबर 3 के ऊपर में वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 5 करो, 5 प्लस 15/y बराबर 3 करो, 3 कर दिया, 3 से ये कटेगा 5 3 15 और 5 और 5 आ गया 10, तो हमारे पास में आंसर आ गया इसका 10। लेकिन एक चीज़ समझना, ये आपको चेक करना है कि क्या ये बोनस में गया था या नहीं गया था, ये आपका काम है। आप इसके आंसर की देखना इस वाले की, और ये बोनस में गया था कि नहीं गया था। लेकिन ये सवाल करने का गलत तरीका है, ध्यान रखना। ये वाला तरीके से आप ना इसको फंक्शन को लिख ही नहीं सकते। फंक्शन को लिखने के तरीके ये होना चाहिए, अगर आपको बोल रहा है। आज तक जितने भी सवाल आए थे इस तरीके से बनते थे, ये वाला तरीका गलत है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 52 इकाई है, परिमाप का मतलब हो गया पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर आपका क्या है 52 किसी ट्राइंगल का, तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। तो अब समझो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर में आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। कोई भी ट्राइंगल अगर बन रहा है ए बी सी का, तो जो तीसरी साइड होती है ना, तीसरी साइड वो है ना, अगर आप किसी भी दो भुजाओं को जोड़ो ना तो उससे कम ही आती है, और किसी भी दो साइड को जोड़ने पे उससे कम आती है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि आपका मान लो कि 3 4 5 का ट्राइंगल है, आपका 3 4 5 तो परपेंडिकुलर वाला बनेगा ना, 3 4 और 5 का। अब सोचो कि 4 और 3 को मैं जोड़ूंगा 7 को, तो 7 तो 5 से बड़ा है। 4 और 5 को जोड़ूंगा तो 9 3 से बड़ा है, और या फिर मैं इसको जोड़ देता हूँ 5 और 3 को, तो 8 भी 4 से बड़ा है। तो कोई भी दो जो साइड का सम होता है ना, वो तीसरे से हमेशा बड़ा होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर में। किसी भी ट्राइंगल को ले लो आप, अगर कोई ट्राइंगल बन रहा है तो जो भी कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है ये समझो, a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा c से, कोई भी दो। ये भी होता है, ध्यान रखना, b प्लस सी भी a से बड़ा होता है, और c प्लस ए भी b से बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखना। ये तीनों बात वही है। कोई भी दो साइड जो है ना, उनका सम है ना तीसरे से बड़ा होता है किसी भी ट्राइंगल में। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये ट्राइंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज का परिमाप अगर 52 है, परिमाप 52 होने का मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 52, ठीक है। तीनों का सम 52 हो गया। अब हम लोग सोचते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, 52 माइनस सी हो जाएगा, 52 माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा 52 माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन सी। तो उसके बाद में आपका आ जाएगा, ये इधर में ट्रांसफर कर दो 52, ये हो जाएगा आपका 2c, उसके बाद में c हो जाएगा, c इसको मैं यहाँ से लिख दूँ 26c। तो ये क्या हो गया, ये इसको थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं, तो c ये हो गया ना, लिख दिया ना। c क्या है 26 से कम, इसको c 26 से कम, तो ये भी c 26 से कम है। लिखने में आप कंफ्यूज मुझे हो जाना कि मैं पहले c इधर लिखा तो ये इधर कर दिया हूँ। ये छोटा वाला c की तरफ है, ये छोटा वाला इधर भी c की तरफ है, ठीक है। तो ये c क्या है 26 से छोटा, c 26 से छोटा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ये वाली और ये वाली, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हो गई। और ये आपका जो चीज़ है, ये आपको पेरीमीटर दिया, इससे मैंने क्या किया, a प्लस बी की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से पुट करने से मुझे पता चल गया कि क्या चक्कर हो रहा है, ठीक है। तो आपको 26 से कम होनी चाहिए आपके c, जो तीसरी वाली लेंथ है ना, देन इट्स साइड हैव लेंथ। अब एक चीज़ समझना, हाँ ये भी आपको होगा कि ये तो c बोल रहा है, c है ना 26 से कम है, लेकिन यहाँ तो बोला कि सभी भुजाओं की लंबाई किससे कम होगी, सभी की। तो ये बोल रहा है कि सी की कम होगी, बाकी वाले की क्यों होगी। आप सोचो कि इस केस के अंदर में तो ये क्या बोल रहे हैं, कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा। तो ये तीसरा यहाँ पे मैक्सिमम वाला मैं ले रहा हूँ। अगर मैक्सिमम भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो जो मिनिमम वाली जो कम वाली है ना, उन दोनों का सम भी मैक्सिमम से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वाली है, तो मैक्सिमम वाली अगर 26 से छोटी है तो ऑब्वियस ही जाएंगे ए और बी भी तो 26 से छोटा ही होगा, समझ में आ गया ना। तो ए बी सी सब 26 से छोटे होंगे, ठीक। चलो आपके पूरे 25 सवाल हो गए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके अगर ये तो हो गया आपका आपके 18 लेक्चर पूरे हो गए हैं। अब आपके 17 जो पीछे के लेक्चर है अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आपको देख लीजिए बहुत स्मार्ट तरीके से। और मैंने हर क्वेश्चन में अभी दो तरीके लगभग मैंने सब में बता दिए हैं। 2 तरीका, किसी में आपका ट्रिक, किसी में कुछ। एक तो कंट्रोवर्सी वाला सवाल था तो उसको भी मैंने अच्छे से बता दिया कि कंट्रोवर्सी में पढ़ा क्यों है,
ठीक है, ये कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ा है वो भी मैंने बता दिया है। उसके अलावा जितने भी सवाल थे वो भी मैंने बता दिया, और इसमें 2 सवाल बहुत अच्छे थे, इसीलिए सिर्फ आप हार्ड भी मान सकते हो क्योंकि कंफ्यूजन हो गया लोगों को। एक समबाहु समद्विबाहु आइसोस्केलस और आपके ये आपके आइसोस्केलस, उसके बाद में आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वाला जो चीज़ है वो वाला आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि इक्विलेटरल क्यों नहीं है और आपका आइसोस्केलस क्यों है। और उसके बाद में ये जो दूसरा वाला जो सवाल था फंक्शन वाला, वो फंक्शन वाला भी मैंने बता दिया है कि क्यों नहीं है और क्यों क्या दिक्कत है वहाँ पे। तो ये मैंने दोनों चीज़ें बता दी। बाकी वाले जो सवाल थे बहुत अच्छे, मैंने सारे अच्छे तरीके से आपको बता दिया। अब कमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आया, क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, सब कुछ मुझे बताओ। और बाकी वाले पीछे वाले भी। और अगर आपने वन शॉट नहीं देखा है, हमारी वन शॉट सीरीज का लेना, आपका मैथ्स का बेड़ा पार है। वहाँ पे मैथ्स का बेड़ा पार है, गारंटी। आपको सिर्फ वन शॉट सीरीज को पूरा का पूरा देखना है, सवालों को करना है, 100-150 सवाल उसके बाद में भी करने हैं पूरे वन शॉट सीरीज को देखने के बाद में। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बता दो कि कैसा लगा। ठीक है, चलो बाय बाय।